मामा जी और मामा भांजा और मूछ का बाल, ये का और चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। माधोपुर गांव का जमींदार ठाकुर शमशेर सिंह अपनी की गिनती उस गिने चुने लोगों में होती थी जो अपना वचन पूरा करने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने तक में नहीं चूकते थे। गांव में ही नहीं, गांव के बाहर भी दूर दूर तक उसके प्रसिद्धि के चर्चे हुए थे। ठाकुर का चरित्र का निर्मल था, उसका व्यक्तित्व बहुत ही शानदार था। खूब लंबा चौड़ा बलिष्ठ शरीर, शानदार बड़ी बड़ी मूछें। जब वह बाहर निकलते तो लोग उसका उसकी चाल को देखकर उसकी सराहना करते थे। कहावत है, लक्ष्मी सदा किसी के घर में निवास नहीं करती। वही हाल शमशेर सिंह का भी हुआ। बुरा वक्त आया तो वह कंगाल हो गई। क्या ज़माना आ गया है। जब तक घर में धन था, मित्र संबंधी मेरे पास मक्खियों की तरह भिन भिन करते रहते थे, और आज हालत है कि कोई मेरे पास झाँकता तक नहीं। ठाकुर की हालत कुछ और खस्ता हो गई और घर में फांके होने की नौबत आनी पड़ी। अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो घर में फक्का कसी होने लगेगी। लेकिन करूं क्या करूं, किससे धन उधार मांगूं। अरे हाँ, खूब याद आया। शहर चलकर लाला दमड़ी लाल से कुछ रुपये कर्ज लेकर आता हूँ। लाला मुझे अच्छी तरह जानता है, मुझे पैसे देने से हिचकेगा नहीं। और अगले दिन ठाकुर शमशेर नगर के लिए चल पड़े। मार्ग में कहीं ऐसा न हो लाला मुझे उधार देने के लिए मना कर दे। यदि ऐसा होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। लाला पक्का ईमानदार, पक्का दुकानदार है। कहीं उससे यह कह दिया बिना कोई चीज़ गिरवी रखे उधार नहीं दूंगा तो क्या होगा। और इसी तरह ताने बाने दिमाग में बुनने हुए शमशेर सिंह लाला दमड़ी लाल की दुकान के पास जा पहुँचे। लाला गद्दी पे उठकर ठाकुर का स्वागत संस्कार किया। आइए आइए ठाकुर साहब, मेरा सौभाग्य आज आपके चरण मेरी दुकान में पड़ी। मुझे इतना सम्मान मान मत दो लाला, मैं तो साधारण आदमी हूँ। ऐसा न कहिए ठाकुर, मेरी निगाहों में आप महान हस्ती हैं। कहिए आपकी क्या सेवा करूँ। लाला, एक आवश्यक काम से तुम्हारे पास आया हूँ। ठाकुर सा, जो मेरे योग्य काम है मैं बेहिचक कीजिए। मुझे 1,000 रुपये की आवश्यकता है। ओह, लेकिन ठाकुर साहब, आपको इतनी बड़ी रकम की आवश्यकता कैसे पड़ गई। इस वक्त का दिया आपके पास सब कुछ मौजूद है। ठाकुर शमशेर सच्ची बात बात बता दी। सुनकर लाला दमड़ी लाल के चेहरे पर व्यापारी मस्तिष्क तुरंत सक्रिय उठा। ठाकुर कड़का हो चुका है। इतने रुपये इसे दे दूं तो क्या मेरी रकम वापस लौटा पाएगा। और लाला को आश्चर्य में पड़ा देख ठाकुर शमशेर सिंह बोले, किस सोच में पड़ गए लाला। कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि तुम्हारा उधार न चुका पाऊँ ही। ऐसी कैसे कैसा सोचते हो ठाकुर। मुझे आप पर पूरा यकीन है, लेकिन उसूल के कारण सोच में पड़ गया हूँ। कैसा वसूल लाला जी। धंधे का वसूल ठाकुर साहब। आप जानते हैं कि एक एक धंधे वाला व्यक्ति हूँ। दिन रुपये लेन देन करना मेरी रोजी रोटी है। सो तो मैं खूब जानता हूँ लाला, लेकिन रुपये देने के हिचक क्यों रहे हो, यह बताओ। बात यह है कि ठाकुर, मेरा वसूल है कि बिना किसी चीज़ गिरवी रखे किसी को उधार नहीं दिया करता। ओह ऐसा। लेकिन लाला, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है। चीज़ तो है ठाकुर साहब, लेकिन शायद आप उसे गिरवी ना रखना पसंद ना करें। किस चीज़ की बात कर रहे हो लाला। ठाकुर साहब, आपकी मूछ अभी भी सलामत है।
भांग तो नहीं खाली लाला, भला मेरी मूछों का रुपया का लेन देन से क्या मतलब? मतलब है ठाकुर साहब, तभी तो कह रहा हूँ। आप ऐसा कीजिए, अपनी मूछ का बाल गिरवी रख दीजिए और पैसा ले जाइए। ठाकुर साहब असमझ में पड़ रहे और सोचे, यदि मूछ का एक बाल को गिरवी रखने का कर्ज मिलता है तो इसमें बुरा क्या है? ठीक है लाला, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, मैं अपनी मूछ का एक बाल गिरवी रखने को तैयार हूँ। अब मुझे यकीन है मेरी रकम ज़रूर वापस लौट आएगी। इज्जतदार आदमी के लिए उसकी मूछ की शान रखना ये सबसे बड़ी बात होती है। और ठाकुर ने अपनी मूछ का एक बाल तोड़कर लाला को दे दिया। लाला ने उसे बाल को डिबिया में संभाल कर रख कर ठाकुर साहब को कुछ लिखा पढ़ी करवाई और रकम गिनकर ठाकुर के साहब के हवाले कर ली। गिन लो ठाकुर साहब, पूरे 1000 रुपये हैं। तुमने गिन लिए, यही काफ़ी है। मुझे पर पूरा यकीन है लाला, रकम कम थोड़े ही होगी। एक बनिया बड़ी देर बैठा उसकी बात सुन रहा था। वह जेवर गिरवी रखकर लाला से कर्ज लेने आया था। सिर्फ मूछ के बाल को गिरवी रखकर बड़ी रकम उधार देने जाते देख वह ताजुब हुआ। कमाल है, आज मुंजी लाला इतना मेहरबान कैसे हो गया जो एक मूछ के बाल गिरवी रखकर इतनी बड़ी रकम थमा दी। मैं भी अपना जवेर इसी गिरवी न रखूँगा, लाला से कहूँगा अपनी सारी मूछ उखाड़ कर इसके हाथ में थमा दूँगा। और उधर लाला रुपया गिनकर ठाकुर साहब अंटी में रखे। अच्छा लाला, मैं चलता हूँ, जैसे ही मेरे पास धन का इंतज़ाम हो गया मैं तुम्हारी रकम तुम्हें लौटा कर अपनी मूछ का बाल ले जाऊँगा। बहुत 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 अच्छा जयराम जी की लाला। और ठाकुर साहब बाहर निकल आया। ठाकुर साहब के जाते बनिया लाला से बोला, लाला मुझे 1000 रुपये चाहिए। ज़रूर, लेकिन गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? वही जो अभी ठाकुर साहब तुम्हारे पास रख के गए हैं। क्या मतलब? लाला, मेरी मूछ भी उस ठाकुर से छोटी नहीं है। आपने उसकी मूछ का एक बाल की गिरवी रखा और मैं अपनी सारी मूछें देने को तैयार हूँ। नाई के बुलवा लीजिए। लाला गुस्से में फिरक उठे। पाजी बेईमान, निकल जा मेरी दुकान से, खबरदार आइंदा कभी मेरी दुकान पर कदम रखा। अरे लाला, क्या बात बिगड़ गए? लाला, मैंने ऐसी क्या बात कह दी जो गुस्से में पीले हो रहे हो? तुमने बात को ऐसी कर दी है। तुम अपनी मूछों की तुलना ठाकुर की मूछों से कर रहे हो। लाला, मूछें होती एक जैसी, इसमें अंतर क्या है? बहुत अंतर है। ठाकुर की मूछें एक मर्द की मूछ हैं और तुम्हारी मूछें की कीमत एक धेले की भी नहीं है। जानते हो मैंने ठाकुर को सिर्फ मूछ का एक बाल गिरवी रखकर इतनी बड़ी रकम उधार क्यों दी है? सुनो, ठाकुर खानदानी आदमी है। मैं उसके परिवार को वर्षों से जानता हूँ। उसका आतंक है वह, इसलिए मुझे कर्ज लेने आया है। अन्यथा उसका खानदान से मैं आज तक किसी ने भी एक पैसा के लिए हाथ नहीं फहराया। और मुझे पक्का विश्वास है कि अब जब ठाकुर अपनी मूछों का बाल मुझे न छुटा ले, उसे चैन नहीं आएगा। जल्द वह अपनी इज्जत मूछ का बाल को हासिल करना चाहेगा और जब लौटेगा मेरा रकम लेकर, इससे पहले, क्योंकि ठाकुर असली मर्द है। तो क्या मैं मर्द नहीं हूँ? ये देखो कितनी बड़ी मूछें हैं मेरी। हाँ, ये कोई मूछें हैं तुम्हारी? जैसे मूछें रोज़ मुंडवाते रहते हैं, बदले में मुंडाई के पैसे
देते हैं। बेवकूफ़, कीमत ठाकुर की मूँछों की नहीं, उसके वतन की है जो उसने मुझे दिया है। मूँछ तो उसी वतन का प्रतीक मात्र है बस। बानिए का मुंह लटक गया। उसने भरे मन से जेवर निकाले और लाला को थमा दिए। लो लाला, अब तो मुझे कर दोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही तो मेरा धंधा है। आ भी लो। समाप्त दोस्तों। भारतीय लोक कथा माला मित्रता, राजस्थान की लोक कथा शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान के एक गांव में 4 मित्र रहते थे। उनके नाम अली, बाजी, बालाजी, दीनू और काना। एक साल वर एक साल वर्ष व्यतीत हो न हुए कि फसलें सूख गई और मेहनत मजदूरी भी मिलनी बंद हो गई। एक शाम चारों मित्र इकट्ठे हुए, आपस में विचार विमर्श किया। दोस्तों, बड़ा बुरा हुआ वक्त आ गया है। गांव में रहकर गुजारा करना कठिन हो गया है। मेरे घर में 2-3 महीने से के लिए अनाज रह गया है और उसके बाद गुजारा कैसे होगा, यही चिंता मुझे खाई जा रही है। दीनू काना ने उसे घर की हालत बताई। फिर बोला, क्यों ना हम नगर में चलें, मेहनत मजदूरी करके धन भेज दिया करें। तुम ठीक कहते हो, अब यही करना पड़ेगा। और चारों सहमत हो गए और एक दिन चारों एक एक दिन का भोजन का प्रबंध कर लिया और नगर में मेहनत मजदूरी करने निकल पड़े। चलते चलते शाम हो गई। सुनसान जंगल में एक कुएं के पास पहुंचे। आम के पेड़ के नीचे चारों मित्र रुक गए। आज रात्रि विश्राम करते हैं, सुबह सूर्य उदय के साथ ही यहाँ से हम चल पड़ेंगे। चारों ने अपने अपने थैले निकाले, भोजन किया। सोने से पहले चारों ने विचार विमर्श किया। चारों, रात अंधेरी है और शैतान भयानक है। क्यों न हम बारी बारी जाग कर पहरा दें। बाकी तीनों सोएं और एक पहरेदार देता रहे। तीनों ने सदा पसंद किया। तो पहले मैं जागता हूँ, बाकी तुम तीनों सो जाओ। बाद में कोई एक जागना, पहरेदारी करना, मैं सो जाऊँगा। और बाकी तीनों सो गए। तीनों मुस्तैदी से जागता रहा और रखवाली करने के लिए कुछ समय बीता था। वह पेड़ की पर आवाज़ आई, हट बचा, मैं गिरा। हटो बचो, मैं गिरता हूँ। तीनों चौंक कर ऊपर देखता है। यह आवाज़ कैसी है? कौन गिरना चाहता है? मैं पेड़ पर कोई भूत प्रेत तो नहीं है? आवाज़ फिर आई, हटो बचो, मैं गिरा। इस बार तीनों जी कड़ा कर कर आवाज़ दी, कहा, गिरता है तो गिर जा, मुझे क्या, मैं नहीं हटूंगा। और तभी एक आम का फल नीचे टपक कर दीनू के सिर पर टपक कर नीचे गिरा और दीनू आम उठाया। अरे वाह, ये तो आम है, पर इसने सवेरे खाऊंगा, अभी नहीं। और फिर वह आवाज़ आई, जो भी इसे खाएगा मनुष्य भविष्य में राजा बनेगा। अब मैं सुबह इसे ज़रूर खाऊंगा। अब बाकी दोस्तों को भी जगाऊंगा तो इस आम को मुझसे छीन लेंगे। दीनू ने वह फल अपने थैले में रख लिया और कुछ ही देर बाद फिर वैसी आवाज़ आई। दीनू बड़ा अजीब जवाब दिया। जवाब था, एक आम और नीचे आ टपका। ओह, यह तो दूसरा आम है, इसे भी कल खाऊंगा। इस आम को जो भी खाएगा वह प्रशंसा से हंसेगा, उसके मुंह से रत्न निकलेंगे। यदि रोएगा तो आंसू मोती बन जाएंगे। वह, यह तो चमत्कारी पेड़ है, इसे मेरा भाग्य बदल दिया देने वाले आम गिरे हैं पर खाऊंगा इसे मैं कल ही। तीसरी बार आम टपका और फिर इस बार खाने वाला कारावास का दंड भोगना पड़ेगा। मैं इसे हरगिज़ नहीं खाऊंगा, इसे निशान लगा देता हूँ ताकि धोखे से कल नामों के साथ न खा जाऊँ। और वह उस आम को दीनू थैले में संभाल गया
और फिर वह आम टपकने की प्रतीक्षा करता रहा करने लगा, लेकिन वह कोई आम नहीं टपका। यहाँ तक कि उसे नींद आ गई और वह सो गया। और सुबह जब तीनों दोस्त उठे तो दीनू सोया पड़ा था और सोया हुआ था और नित्य कर्म से फारिग होकर हाथ मुँह धोकर वहाँ बैठे एक काना बोल उठा, अरे दीनू के थैले में पके हुए आम रखे हैं, लगता है रात को इसने खूब आम आम लपके हैं। दीनू मैं खूब खाए होंगे, तभी तो थैले में सिर्फ 3 आम हैं रखे हैं, इसने ये हमारे ही हिस्से में रख छोड़े होंगे। तो फिर देर किस बात की, आओ नाश्ता इन्हीं आमों का किया करें। और तीनों ने एक एक आम खा लिया। दीनू सोकर उठा तो आम गायब हो पाए तो बेचारे को कुछ न कहा, चुपचाप खून के घूंट पी कर रह गया। फिर चारों चल पड़े और चारों एक नगर के दरवाजे पर पहुंचे। अचानक ही नगरवासियों ने घेर लिया। वे लोग हाथों में मसाले लिए हुए खड़े थे। एक ने आगे बढ़कर काना के गले में माला डाल दी, हमारे नए राजा राजा जय हो जय हो। और काना हक्का बक्का रह गया, मैं आपका राजा नहीं हूँ, आप लोग गलतफहमी हो रही है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, रोजी रोटी कमाने के लिए मित्रों के साथ पहली बार आया हूँ। कुछ भी हो, आज से आप हमारे राजा हैं। दोस्ती जी ने बताया था। आप क्या बताया था तुम्हें दोस्ती ने? सुनिए, हमारे महाराज का अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है और अधिकारियों ने नगरवासियों को तय किया था आगामी राजा प्रजा के बीच ही किसी व्यक्ति को चुनेंगे। लेकिन भाइयों ने तो इस नगर का रहने वाला भी नहीं हूँ। फिर सुन तो लीजिए महाराज, आपने जोशी की सलाह ली और जोशी ने कहा कि भोर होने होते ही जो पहला पुरुष नगर में प्रवेश करेगा उसी को राजा बना लो। और इन चारों में आपने ही कदम सबसे पहले प्रवेश द्वार पर पड़े हैं, अतः आप ही हमारे अपना राज्य चुन लिया। अचानक आलाजी और हंसा करने का दौरा पड़ गया और जोर जोर से हंसा और उसके आंखों से आंसू निकल गए। काना राजा वाह रे भाग्य, हा हा हा। और जैसे ही वे आंसू टपके जमीन पर गिरे, हीरे बन गए। अरे ये चमत्कारी आलाजी की आंखों से हीरे टपक रहे हैं। हीरे, क्या ऐसे चमत्कार को देखा ना सुना। और इस प्रकार काना नगर का राजा बन गया और आलाजी भाग्यशाली मानकर उसे उसका प्रमुख 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 प्रस्ताव बना रखा। मित्र, तुम भाग्यशाली हो, यहाँ के राजा बन गए और हमारे प्रधानमंत्री बन जाओ। और जब खजाने की कमी, धन की कमी होगी, तुम हंसना और आंखों से आंसू बनकर नीचे गिरेंगे और बेचकर अपने राज को उसको पूरा कर लिया करेंगे। मुझे स्वीकार है, लेकिन अपने शेष मित्र रह गए। तुम दोनों नगर में अपना भाग्य आजमाओ, हम दोनों तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। और दोनों मित्र एक दूसरे को देखा फिर एक दृढ़ निश्चय करके बोले, ठीक है दोस्तों, ये तो अपना अपना भाग्य है। तुम लोगों के भाग्यशाली साबित हुए जो एक दूसरे का साधन संपन्न हासिल हो गई, और हम भी अपना अपना भाग्य आजमाएंगे। हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वो हमें मिल जाएगा। और चलते हुए आला का दिल भराया, उसने नेत्र से आंसू आ गए। मिलते रहना दोस्तों, कभी मदद की ज़रूरत हो पड़े तो ज़रूर याद कर लेना। और
उसके नेत्रों से आंसू टपक कर नीचे धरती में गिरे और तत्काल ही मोती बन गए। और आला जी अपने मोती दोनों मित्रों को देते हुए, ये मोती अपने पास रख लो, वक्त ज़रूरत पर बेच कर तुम आवश्यकता पूरी कर लेना। दोनों ने मोती लिए और नमस्कार कर बाहर निकल आए। शहर के बाहर निकलकर दोनों सोचने लगे, दिनू इस नगर में रहना ठीक नहीं है, क्यों ना हम किसी दूसरे नगर में अपनी किस्मत आजमाएं। जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो दूसरे नगर में चलते हैं। दिनू और बालाजी एक नगर से दूसरे नगर में घूमते रहे, घूम घूम कर अपनी किस्मत आजमाते रहे, लेकिन न तो कोई काम मिला, न ही किसी ने उन्हें नौकरी दी। दोस्त, जो कुछ पास था वह समाप्त हो गया, काम कुछ न बना। अब तो कल के भोजन के लिए भी पैसे अब नहीं है हमारे पास। कोई फिक्र की बात नहीं मित्र, वे मोती हैं जो हमारे पास, कल उन्हें किसी जोरी के पास बेच आऊँगा और इस प्रकार कुछ दिन और निकल जाएंगे। दूसरे दिन सुबह मैं मोती बेचने जा रहा हूँ, तुम यहीं रुक कर मेरे लौटने का इंतजार करना। और एक जोरी की दुकान पर पहुँचा, एक मोती जोरी को दिखाया और वह फटियाल आदमी के पास ऐसा मोती देखकर जोरी चौंका। यह मोती तुमने कहाँ से मिला? सेठ जी, यह मोती मेरे दोस्त ने दिया है, मेरा ही है। अपनी चीज़ बेचने कोई गैरकानूनी काम नहीं है। क्यों तुम झूठ बोल रहे हो? यह मोती चोरी का मालूम पड़ता है। ठहरो, मैं अभी पुलिस को कोतवाल को बुलाता हूँ। और बालाजी ने कस्में खाई, सेठ को बहुत विश्वास दिलाने की कोशिश की, लेकिन सेठ ने तो यकीन ही न हुआ, उसे कोतवाल को बुला लिया। कोतवाल साहब, यह आदमी चोर है, मोती बेचने की कोशिश कर रहा है, मैंने इसकी सूचना आपको दी है, देना मुनासिब समझा। ठीक किया न? तुमने बहुत अच्छा किया, यह आदमी यकीनन चोर है, ऐसे चोरों को ठीक करना मेरा अच्छी तरह जानता है। और कोतवाल बालाजी को पकड़कर थाने ले गया और खूब पिटाई की और उसे जेल में बंद कर दिया। जब बहुत देर तक बालाजी वापस न लौटा, दिनों चिंतित हुआ। बालाजी को गए बहुत देर हो गई, मुसीबत में तो नहीं फंस गया, चलकर खोज करना चाहिए। और दिनों बालाजी को नगर में खोजता हुआ बहुत ही देर हो गई, तो उसे पता लगा दिनों पुलिस के हवालात में बंद है। तो कोतवाल पहुंचा। कोतवाल ने अपना मित्र छोड़ देने की प्रार्थना की, भाग जाओ नहीं तो तुम्हें भी इसके साथ जेल में बंद कर दूंगा। और निराश होकर दिनू बाहर निकल आया और एक जगह बैठकर सोचने लगा, ये सब उस आम के फलों के कारण हो रहा है, उससे ही बालाजी ने अंतिम वाला आम खाया होगा, और वह दोनों से पहले और दूसरा। लेकिन अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे अपने दोस्त को छुड़ाऊं? हाँ, याद आया, बालाजी और कान्हा के पास चलूं, वे ज़रूर ही मदद करेंगे। चलते वक्त उन्होंने कहा था। दिनू कान्हा नगर में पहुंचा और पहरेदारों ने खुशमिजाज करने के बाद जैसे ही राजा के पास पहुंचा, फटियाल कंगले व्यक्ति को देखकर कान्हा उसके साथ आला ने भी नाक सिकोड़ी। अरे मुझे पहचाना दोस्तों, कौन हो तुम यहाँ महल में किसने की इजाज़त से दाखिल हुए? मैं दिनू हूँ दोस्तों, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? कोई पागल मालूम होता है, निकालो इसे महल से। हूँ न जाने कहाँ से सिर फरे आकर महल आ जाते हैं सिर खाने। कभी अभी निकाल बाहर करता हूँ पागल को। आला जी तुरंत ही पहरेदार को आवाज़ लगाई और पहरेदार ने उपस्थित हुआ और आला जी ने आदेश दिया, तुरंत से पागल को महल में से दफा करो। खबरदार, यदि दोबारा यहाँ दिखे तो तुम्हारी खैर नहीं। और पहरेदार ने दीमू को खींचता हुआ बाहर ले आया और उस एक लात जमाई और बोला, जान की खैर चाहता है तो फिर यहाँ न आना, नहीं तो तेरी ज़िंदगी भर जेल की चक्की पीछेगा। और दिनों लौटा उसी आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और एक मन से बदले की इच्छा भावना पैदा हो गई थी। यह सब इसी वृक्ष के फल
खाने के कारण हुआ है। जब तक इस झगड़े की जड़ ये वृक्ष को समूत नाश न कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। और उसने कुल्हाड़ी निकाली, पेड़ को काटना शुरू कर दिया। तभी पेड़ की जड़ से अभी उसने पेड़ की जड़ पर 3 कुल्हाड़ियाँ मारी थी। वृक्ष से आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, ये क्या तुम कर रहे हो? मुझे मत काटो। क्यों ना काटूं, जल्दी काटूंगा। मेरे कारण तो मेरी दोस्तों में यह हालत हुई है। न तू रात को आम गिराता, न फल खाते, न आज यह हालात होते। अचानक एक फल और नीचे आ टपका। वृक्ष की आवाज़ आई, इस बार मैं ये फल दे रहा हूँ, इसलिए इस फल को तुम स्वयं मत खाना। तो फिर क्या करूँ इसका? यहाँ से बाहर जाते ही यह पहला फल तुम्हारे सामने पड़े उसी को ये फल खिला देना। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और दीनू आम को उठाया और वापस नगर की ओर चल दिया। सबसे पहला दीनू को जो नजर आया वह एक घोड़ा था। दीनू ने वह आम एक घोड़े को खिला दिया और फल खाते ही घोड़ा चमत्कार हुआ। मनुष्य की बोली बोलने लगा, हुक्म कीजिए मेरे स्वामी, क्या सेवा करूं? चमत्कारी घोड़े ने उसे एक जगह ले जाकर, मेरा मित्र बालाजी को कैद है, तो लो स्वामी मेरी पीठ पर सवार हो। और दीनू घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और घोड़ा हवा में रफ्तार से आकाश में उड़ने लगा। बात की बात घोड़े दीनू को नगर के कैद खाने के सामने पहुंचा दिया। और फिर कोई और सेवा, मेरे मित्र को कैद से छुड़ाओ। वो दीनू जल्दी अपने मित्र को कैद खाने से आज़ाद करवा दिया। और दीनू ने जल्दी से अपने मित्र को कैद खाने से आज़ाद किया और अपने साथ घोड़े पर बैठाया और वायु वेग से पुनः नगर की ओर चल दिया, जहाँ कान्हा राजा अली प्रधानमंत्री बना हुआ था। नारग में बालाजी ने आचार्य चिकित्सक में पूछा घोड़ा किस्म की त्रिमूर्ति बना दिया था। घोड़े केस से छुटाया। घोड़ा हिंसा की प्रतिमूर्ति बन गया और पहरेदारों पर फिर पड़ा। दुलतियाँ झाड़ दी, सारे पहरेदार भगा दिए और जोर लगाकर सलाखों को तोड़ डाला। अरे अरे भागो, पागल घोड़ा हो गया है। और दीनू को जल्दी से अपने मित्र को कैद खाने से आज़ाद किया और घोड़े पर बैठाया और वायु वेग से उन नगर की ओर चल दिया जहाँ कान्हा और अली जी प्रधानमंत्री बना हुआ था। मार्ग वाला में बालाजी ने आचार्य चौर में पूछा, दोस्त यह क्या करिश्मा है? कैसा चमत्कारी घोड़ा तो हाथ लगा है? यह कहानी बाद में सुनाऊंगा, बालाजी पहले अपने दोस्तों को दंड दे दूं। चमत्कारी घोड़ा दोनों मित्र को लेकर राजमहल के बीच में उतरा। पहले वाला अली को निगाह तीनों पर पड़ी। महाराज देखिए, ये वही विशेष बात है। उड़ने वाला घोड़ा और दीनू और बालाजी नीचे उतर रहे हैं। ज़रूर ये हमें बदला लेने आए हैं। तलवार उठाओ और बालाजी और इन पर टूट पड़ो। लेकिन घोड़े ने उनसे भी तेज निकला। आते ही उन्होंने कान्हा जी और बालाजी पे दुलती जमा दी। जा तू फिर जैसे। और कान्हा जी के सारे शाही वस्त्र शरीर से पर पैर रखे वो भूषण झिझक कर गायब हो गए और वह पटियाल वस्त्र हो गया। और आला जी राजा को बचाने के लिए घोड़े ने उसे भी दुलती जमा दी। तू भी पहले जैसा ही बन जा और जीवन भर हीरे मोती ही खाता रहे। और आला जी भी वही दशा हुई।
उसके वस्त्र गायब हो गए और शरीर के चिथड़े धुलने लगे। घोड़े फिर दोनों मित्र घोड़े की पीठ पर बैठकर पुनः हवा में उड़ चले और फिर वृक्ष के पास पहुँचे। वृक्ष पर पहुंचकर नीचे उतरा और जैसे ही दोनों मित्र नीचे उतरे घोड़े गायब हो गया और एक बहुत बड़ी गठरी वृक्ष से नीचे गिरी। अरे यह गठरी, अरे घोड़ा गायब हो गया। अरे यह गठरी पेड़ से गिरी है, ज़रा खोलो इसमें गठरी में देखो क्या है। और जैसे ही बालाजी ने गठरी खोली वह खुशी से चिल्लाने लगा, अरे इसमें तो दिनों हीरे मोती भरे हैं। और तभी वृक्ष से आवाज़ सुनाई दी, मैं वन देवता हूँ दीनू, यह सारा धन मेरी ओर से तुम दोनों मित्रों को भेंट है। यह धन तुम दोनों बराबर बांट लेना और शेष जीवन मज़े से गुजारना, पर सावधान रहना, यह रहस्य किसी को न बताना, अन्यथा पहले जैसे हो जाओगे। और दोनों मित्र आपस में धन बांट कर लिया और खुशी खुशी अपने घर लौट गए और उन्हें वन देवता की कृपा वाली बात किसी को न बताई। गांव के लोग सिर्फ यही बताया कि इतना धन उन्हें अपनी कमाई द्वारा प्राप्त किया है। उधर कान्हा और आला जी की बहुत बुरी दशा हुई। कान्हा जी को कपड़े फाड़ता, परंतु चिथड़े बन चुके थे। धन पर हाथ रखता वह पत्थर बन जाता। दरबारी और प्रजा उसे धिक्कारने लगे और एक दिन हालत यहाँ तक पहुँची, उन्होंने कान्हा को धक्के मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया और उसकी जगह नया राजा चुन लिया। और कान्हा की तरह आली की बहुत दुर्दशा न हुई। भूख से तड़पने लगा, रोटियों को हाथ लगाता तो हीरे मोती बन जाती, पानी को छूता तो वह गायब हो जाता और हीरे की शक्ल बदल जाती। वह दरबार में भटकने लगा और एक दिन भूख प्यास से के कारण दम तोड़ दिया और आत्मग्लानि के कारण कान्हा ज़्यादा दिन तक न जी सका और गलियों में खाक छानते छानते, बरदर ठोकरें खाते खाते वे आवारा कुत्तों की तरह जिंदगी व्यतीत करने लगा। और एक दिन ऐसी ही हालत में उसकी मृत्यु हो गई। और इसके विपरीत बालाजी और दीनू शेष जीवन अशांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत करने लगे। धन उनके पास जमीन खरीद ली और खेती करने लगे, सिर दी माला माल हो गए और आसपास के लोगों में उनकी इज्जत होने लगी। और किसी ने सच्ची कही है, संतोषी सदा सुखी, दगाबाजी का फल हमेशा बुरा होता है, जैसे कान्हा और आला जी का हुआ। इसलिए हमेशा हमें बुरे कर्मों से बचना चाहिए। समाप्त दोस्तों। भारतीय लोक कथा माला टपके का डर। सावन भादों का महीना था। बादल गिर आए थे। वर्षा से भीगने से बचने के लिए पल्लू कुमार जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता अपने घर की ओर बढ़ जा रहा था। सारा दिन काम करते करते बीता था, इसलिए थकावट के कारण कुछ जल्लाया हुआ भी था। घर के आंगन में बैठी सुपारी काटती उसकी पत्नी की नज़र पड़ी तो वह चिल्लाकर बोला, सारे दिन बैठी बैठी सुपारियां ही काटती रहेगी या फिर कुछ काम धंधा भी करती हो? कौन सा काम बाकी पड़ा है? सब तो पहले ही कर लिए, निपटा बैठी हूँ मैं। भगवान, बाहर मिट्टी के वो कच्चे बर्तन पड़े हैं, बरसात सिर पर है, पानी पड़ गया तो सारे बर्बाद हो जाएंगे। हाय राम, मैं तो भूल ही गई थी, अंदर रख लेती हूँ। पत्नी कच्चे बर्तनों को इकट्ठा किया और जमा करने लगी और पल्लू अपने अस्तबल की ओर देख कर चौंक गया। हे भगवान, गधा कहाँ चला गया? अस्तबल में तो दिखाई नहीं दे रहा। गधा तो आज दोपहरी से गायब है जी। मैं तो खोदते खोदते परेशान हो गई। थोड़ी देर पहले ही उसने दूर के यहाँ उसे ढूंढ कर यहाँ लौटी हूँ। तुम आ गए और मुझे डांटने लगे। तुम मुझे कहीं न छोड़ोगी। किसान के खेत में चरता पकड़ा गया तो धोबे गधे की पिटाई तो करेगा ही, साथ में 10
बुरी भली बातें सुनाएगा। फिर क्या करें जी, ज़रा मेरा डंडा निकाल लाओ, मैं जाता हूँ खोजने। दिन छिपने को है, अंधेरा हो गया तो उसे खोजना भी मुश्किल हो जाएगा। पत्नी ने एक मोटा लठ पकड़ा दिया, जल्दी लौटना, किसी से झगड़ा बखेड़ा मत मत ले लेना। और मन ही मन ताव पंच खाता हुआ डंडा संभाला और पतलू गधे की तलाश में निकल पड़ा। देखा ही तो देख गया तो कमबख्त की पिटाई कर डालूंगा। और अंधेरा हो गया था। जंगल में एक शेर निकल कर शिकार की तलाश में गांव की ओर चल पड़ा। शिकार जंगल में शिकार मिलना मुश्किल हो गया। गांव में कोई शिकार मार के लाऊं। और गांव में थोड़ा हटकर ननक की झोपड़ी का मकान था और साई धोबी था और महल के कपड़े धोता था। शिकार की खोज में निकला शेर उसी अस्पताल में जा छिपा। गधे को खोदता हुआ पलटू भी उधर पहुंचा। तभी अचानक जोर से बरसात होने लगी और सत्यानाश हो, वर्षा का बिया भी आना था। जल्दी ही भागकर ननकू के अस्पताल में शरण लूं। और पलटू ने भी अस्पताल में जा छुपा, जिससे पहले शेर भी छिपा बैठा था। दोनों किसी ने एक दूसरे को नहीं देखा था। तभी अंदर से ननकू की पत्नी की आवाज़ सुनाई दी। ननकू उसकी पत्नी से कह रही थी, सत्यानाश राम, तेज बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में जंगली जानवर तो भी तो गांव की तरफ निकल आते हैं। हाँ, शिकार की तलाश में जंगली पशु गांव के ओर निकल आते हैं। तुम क्यों डर रही हो? हमारा पड़ोसी आज शाम बता रहा था, एक शेर अक्सर गांव में के आसपास शिकार की तलाश में घूमता रहता है। घूमता है तो घूमता रहे, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? तुम बात तो समझते तो हो नहीं, पहले ही टांग अड़ा देते हो। सुनो, हमारा घर गांव से हटकर है, हमें शेर से का ज़्यादा खतरा है। अरे ये शेर की रट लगा रही हो, मुझे शेर का डर नहीं है, मुझे तो टपके का डर है। और अस्तबल में छिपे शेर ने सुनकर चौंका। टपका कौन है? यह टपका जरूर मुझसे भी बलवान होगा, तभी तो धोबी मुझसे नहीं डरता, टपके से डर रहा है। और ननकू की बात सुनकर पलटू भी मुस्कुरा कर उठा। वाह ननकू भाई, तुम्हें शेर का डर नहीं है, लगता है टपके से डरे जा रहे हो। तुम्हें डर तो बूंद के टपकने से राजा के धुले वस्त्र खराब हो गए, वह भी नाराज हो जाएगा। अचानक बाहर बिजली चमकी और अंधेरे में शेर को हिलता शरीर पलटू को दिखाई दिया। उसने अपना गधा समझ लिया। अच्छा, तो यहाँ छिपा है कमबख्त। धोबी, कमबख्त ठहर, अभी तेरी खबर लेता हूँ। और पलटू ने अंधेरे में अपना मोटा लठ तेजी से घुमाया और शेर के माथे पर टकराया। तड़ाक! ओह, लगता है शेर उछल कर खड़ा हो गया। यह जरूर ही टपका होगा, इसकी करारी चोट है, जालिम की भागूं। और शेर भागने को हुआ तो पलटू ने उछलकर शेर की पीठ पर सवार हो गया और बाएं हाथ में शेर के कान मजबूती से पकड़ लिए और दाएं हाथ में ताबड़तोड़ 3-4 डंडे शेर के मुंह पर जमा दिए। भागता है हरामखोर, आज तेरी वहगत बनाऊंगा, कभी भागने का नाम नहीं लेगा। मारे गए, अब तो टपका मुझे नहीं छोड़ेगा, अब क्या करूं? शेर और भी तेजी से भाग, लेकिन पलटू भी होशियार सवार था। गधे की सवारी रोज करता था, इसलिए शेर को भागने से वह गिरा नहीं।
दौड़, खूब दौड़ बेटा, दौड़, तुझे थकेगा तब देखूंगा। ये भगवान, आज इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए तो कभी गांव की ओर मुंह नहीं करूंगा। और पलटू भागते भागते शेर की पीठ पर चढ़े हुए 3-4 डंडे जमा दिए। आज मेरी सारी एकड़ी निकाल कर मानूंगा, खुद को राजा समझने लगा है। खूंटे पर बांध कर 2-4 दिन भूखा रखूंगा तो चांद तारे नजर आएंगे। हे प्रभु दया कर, यह मुझे बांध कर भूखा मारने का इरादा रखता है। अचानक बिजली चमकी और पलटू ने शेर के बालों की पीली पीली धारियां देखी। ये ईश्वर, यह तो शेर है जिसे मैं गधा समझ रहा था। यह मुझे ज़रूर मार डालेगा। आइए अब क्या से जान बचाऊं। और बिजली की चमकी शेर की पीठ पर सवार पलटू एक विशाल बरगद के पेड़ देखा जिसकी शाखाएं नीचे लटक रही थी। अरे आह, आ गया उपाय समझ में। जैसे ही शेर बरगद के पेड़ के पास पहुंचेगा, कूद कर पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और सारी रात पेड़ पर किसी शाखा पर बैठकर बिता दूंगा। और भागता हुआ शेर बरगद के नीचे से गुजरा। पलटू ने उछलकर बरगद की एक मोटी जकड़ ली और सारे चढ़ गया। अरे बाप रे, जान बची लाखों पाए। और पलटू और ऊपर चढ़ गया और पेड़ की एक खोखले कटोरे में बैठ गया। और कुछ दूर जाने पर सरबट दौड़ता दौड़ता शेर एक बार बंदर ने देखा। अरे यह जंगल का राजा क्यों को क्या हुआ, यह तो क्यों दौड़ा जा रहा है, इस जैसे मौत पीछा कर रही हो। उसने आवाज़ लगाई, रुक, अरे रुको रुको वनराज, क्यों इस तरह बुरी तरह भागे जा रहे हो जंगल में क्या शिकारी आ गई है। और शेर रुक कर इधर उधर देखा। शिकारी तो नहीं, से भी ज़्यादा खतरनाक बला है। बड़ी मुश्किल से बला से पीछा छुड़ा कर आया हूँ बंदर मामा। अच्छा, ऐसा कौन सा जानवर है जंगल में आ गया जिससे हमारे वनराज भी भयभीत है। उसका नाम टपका है, बड़ी खतरनाक बला है। बंदर ने टपके का नाम आम का टपका समझ बैठा। बंदर टपके को आम का टपका समझ बैठा। हा हा हा, तुम तो अच्छा मजाक कर लेते हो वनराज, भला टपके से क्या डरना, ऐसे टपके तो मैं रोज खाता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा बंदर मामा, वह टपका बहुत भयानक जानवर है। ओह, डंडे मार मार कर मेरे थोबड़ा सुझा डाला। कमबख्त ने, शरीर का पोर पोर दर्द कर रहा है। और ऐसा बताओ कहाँ है वह टपका, मैं तुम्हारे सामने उसकी चटनी बनाकर दिखाता हूँ। और बंदर ने डींगी हाँकी। और शेर डरते डरते बरगद के पेड़ के पास आया और दूर से बरगद की इशारा करते हुए बताया, थोड़ी देर पहले इसी पेड़ पर चढ़ा है, तुम देखते रहो, मैं भी उसे ठिकाने लगा के आता हूँ। और बंदर ने पेड़ पर चढ़ा और उस एक डाल पर कूदता हुआ लटक कर खोजने लगा। और फिर उसने उसी खोर के पास खड़ा हो गया जिस पर पलटू छुप के बैठा था। मैंने सारा पेड़ छान लिया, यहाँ तो कोई नहीं है वनराज, लगता है मुझे देख कर डर कर भाग गया। और कोटरा ने पलटू से वाकई डर था। यह बंदर जरूर मरवा कर छोड़ेगा है। अगर इसके मुझे देख लिया तो शेर को बता दिएगा कि एक साधारण मनुष्य हूँ, तो शेर मुझे का डर खत्म हो जाएगा, वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बंदर की पूंछ कटोरे के अंदर अंदर की पहुंची है। और अचानक पलटू के मस्तिष्क में एक विचार कौन रहा, बंदर को भी थोड़ी भयभीत करूं, तभी तो यहाँ से टपकेगा। और
पलटू ने बंदर की पूंछ को पकड़कर जोर से पकड़ लिया और जोर लगाकर भीतर खींचने लगा। और एकदम बंदर एकदम भयभीत हो गया और उसने पूंछ छुड़ाने के लिए आगे की ओर बढ़ा। अरे छोड़ दे मेरी पूंछ, छोड़ दे, आए मरा, छोड़ दे। और पहले से भयभीत को स्वर शेर डरे स्वर में पूछा, क्या हुआ मामा, क्या टपके ने पकड़ लिया? बंदर ने आगे जोर लगाकर पलटू की पूंछ कसकर थामे था। हाय मार डाला, बचाओ बचाओ। और इस रस्साकसी में पूंछ उकड़ गई और बंदर टप से नीचे आ गिरा और लगा और दर्द से चिल्लाने लगा, हाय मर गया रे, हाय हाय। मैं किसकी बातों में आकर अपनी पूंछ से भी हाथ धो बैठा। और तभी पलटू ने शाखा को जोर से हिलाया और बंदर और शेर को चौंक कर उधर देखा। भाग भागो, वह फिर आ रहा है। और फिर सरपट भाग निकले और कुछ दूर जाने पर दोनों ने दम लिया और पूछा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वह बहुत भयानक जीव है। उफ, नाम भी इतना भयानक है, टपका। बंदर ने डरी आवाज में कहा, ठीक कहते हो वनराज, लेकिन वह टपका नहीं था, वह तो पूंछों का है। कम वक्त मेरी तो प्यारी पूंछ भी उखाड़ ले गया। हाय, बिना पूंछ के अब मैं किसको मुंह दिखाऊंगा? उधर खतरा टला तो समझकर पलटू सावधानी से पेड़ से उतरा और बंदर की पूंछ लेकर घर पहुंचा। पत्नी शिकायती स्वर में कहा, कहाँ कहाँ देर कहाँ लगा दी? मैं तो डर गई थी, कहीं ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई। पलटू ने गर्व से छाती चौड़ी की, ऐ हो कैसे जाती? तुम्हारा पति कोई ऐरा गैरा थोड़ी है। बड़े चहकरे हो, ये हाथ में क्या ले रखा है? पलटू की पूछ उखाड़ दी। लो, तुम्हें देख लो। अरे यह तो किसी बंदर की पूछ है। पूछ रही हो, इसे बहादुरी की किताब कहते हैं और सदन प्रतिष्ठित पत्र। कहते हुए हंसते हुए सारी बात पत्नी को बताई। पत्नी खूब हंसी और दोनों देर तक हंसते रहे। समाप्त दोस्तों।